दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक सवाल छोड़ा था कि जो लैंडमास है उनका मूवमेंट अपनी जगह से क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे क्या वजह रही होगी। इस सवाल का जवाब ढूंढने में सबसे पहले जो पहल किया वो थे आल्फ्रेड वैगनर। आल्फ्रेड वैगनर एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी हमारे जो लैंडमास थे वो सब एक जगह इकट्ठा थे पहले। तो ये उन्होंने कैसे पता लगाया, कैसे सजेस्ट कर दिया कि एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे। तो उसके लिए उन्होंने 4 मेन ऑब्जर्वेशंस अपने बताए। पहला उन्होंने बताया जस्ट सेकेंड हाँ, पहला उन्होंने बताया मैचिंग कोस्ट लाइन्स दैट इज जिग्सॉ फिट, यानी कि जितने भी कोस्ट लाइन्स थे वो ऑटोमेटिक एक दूसरे में फिट हो जा रहे थे। यानी कि अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब एक दूसरे में फिट हो जा रहे थे। उनकी जो कोस्ट लाइन्स थी वो ऐसी शेप में है कि एक दूसरे में फिट हो जा रही है, जैसा कि जिक्सॉ फिट जो पजल बच्चे खेलते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो इससे पता लगता है कि कभी वो लैंड मास एक जगह हुआ करता था। सेकंड पॉइंट, अब ये तो कोई तुक्काबाजी भी हो सकती है कि बाई चांस ऐसा फिट हो रहा हो। तो सेकंड रीजन उन्होंने दिया सिमिलैरिटी ऑफ एज ऑफ द रॉक्स, यानी कि कोस्ट लाइन पर, अमेरिका के कोस्ट लाइन्स पर और यूरोप के कोस्ट लाइन जो फिट हो रहे हैं आपस में, वहां पर सेम एज के रॉक्स मिले। उसी तरह साउथ अमेरिका और अफ्रीका के जो रॉक्स है उनका एज सेम मिला। तो इसकी वजह से क्या पता चलता है कि वो रॉक्स कभी इकट्ठे एक जगह हुआ करते होंगे, तभी उनका एज जो है सेम आ रहा है आज अलग होने के बाद भी। तीसरा जो है वो फॉसिल एविडेंस मिला। फॉसिल एविडेंस, फॉसिल कैसे फॉर्म होता है, कोई ऑर्गेनिज्म कभी लाखों करोड़ों साल पहले जो रहा होगा वो किसी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर दब करके मर गया। अब वो मरने के बाद क्या होता है, उसी रॉक्स में उसका जो है बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो छाप छूट जाता है, क्योंकि वो वहीं सेम एज इट इज दबा रह जाता है लाखों करोड़ों साल तक। तो वो एक फॉसिल एविडेंस के तौर पर जाना जाता है। तो ये फॉसिल एविडेंस, अब जैसे कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, अब वो अफ्रीका से उड़ करके साउथ अमेरिका तक तो जा नहीं सकता है, उतना में तो उसका पूरा जो लाइफ साइकिल है किसी का 1 दिन का, किसी का 2-4 दिन का रहता है, तो वो मर के खत्म हो जाएगा। तो उतना दूर तो कोई वैसे जा नहीं सकता है। तो फॉसिल एविडेंस मिला है कि सेम तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं जो यहाँ मिल रहे हैं वही दूसरे कोस्ट लाइन पर भी मिल रहे हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि कभी वो कोस्ट लाइन्स इकट्ठे एक जगह रहे होंगे, तभी एक तरह का फॉसिल दोनों जगह अवेलेबल है। तो पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस और ग्लेशियल एविडेंसेस इन ट्रॉपिकल लैंड्स, इसमें क्या देखने को मिलता है कि सेम तरह के क्लाइमेटिक एविडेंस, जैसे कि एज, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन, सेडिमेंट्स के जितने लेयर बने हैं इस साइड इस कोस्ट लाइन पे, उतने ही लेयर दूसरे कोस्ट लाइन्स पर बन रहे हैं। इसका मतलब दोनों का एज वहां से पता चल रहा है। जैसे जो हमने सिमिलैरिटी ऑफ द एज ऑफ द रॉक्स वैसे ही निकाला जाता है एज ऑफ द रॉक्स, तो वही है यहाँ पर भी पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंस में। इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे ट्री के ट्रंक से में जो सर्कल्स बनते हैं उनसे एज पता लगाया जाता है। फिर है ग्लेशियल एविडेंसेस। तो इन सब चीज़ों से पता लगता है कि कभी ना कभी ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह जमा हुए होंगे, जो कि बाद में धीरे धीरे सेपरेट होकर के आज प्रेजेंट स्टेट में पहुंचे हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने ये चीज़ दे दिया, लेकिन इसकी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन क्या थी, ये ड्राइविंग फोर्स नहीं बता पाए कि किस वजह से ये जो लैंडमास हैं वो एक दूसरे से दूर चले गए। इसका इन्होंने रीज़न दिया ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, जो कि आगे चल करके जियोलॉजिस्ट ने खारिज कर दिया। दूसरा लिमिटेशन क्या था, इनका आइडिया था सियाल और सीमा का। सियाल और सीमा क्या है, तो अर्थ का जो क्रस्ट है वो सियाल से बना है। सियाल यानी कि सिलिकॉन एल्युमिनियम और मेंटल, सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्लोट्स ऑन ओशियनिक वन, तो ये चीज़ इन्होंने बताया। बट इसमें लिमिटेशन क्या है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है हमारा, ये और भी चीज़ों से बना है। हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा क्रस्ट में पाया जाता है, कौन सा पूरे अर्थ में एज अ होल सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है, तो वो सब हम देखेंगे। तो ये 2 चीज़ इनकी लिमिटेशन रही। Continental drift and glacial cycles both have influenced the evolution of organisms. तो continental drift
और ग्लेशियल साइकिल्स का मतलब होता है एक बार ग्लेशियर फॉर्म हुआ, फिर पिघल गया, फिर वापस से फॉर्म हुआ, ये ग्लेशियल साइकिल है। तो इनकी वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी अफेक्ट होता है। कैसे अफेक्ट होगा कि जैसा जैसा क्लाइमेट रहेगा तो उसी के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स का बॉडी भी इवॉल्व होता है। जैसे कोल्डर रीजन्स में ज़्यादा फर वाले ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, हॉटर रीजन्स में कम फर वाले ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने ये बतला दिया कि सारे लैंडमास कभी एक जगह हुआ करते थे जो कि आज एक दूसरे से सेपरेट हो गए, दूर चले गए। इसका 4 रीजंस है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझने के लिए। नाम यहाँ पर जनरली क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रपोज किया था। तो अल्फ्रेड वैगनर ने प्रपोज किया था 1912 के अराउंड इन्होंने ये थ्योरी दिया था। नेक्स्ट है कन्वेक्शन करंट थ्योरी। इसका रीज़न वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि किस वजह से जो लैंडमास हैं एक दूसरे से सेपरेट हुए। तो उसका रीज़न आगे चल करके मिलता है कन्वेक्शन करंट थ्योरी से, जो कि आर्थर होल्म्स प्रेजेंट करते हैं। नाम याद रखना है थ्योरी का, क्वेश्चन यहाँ पर यही बनेंगे ऑब्जेक्टिव में। तो कन्वेक्शन सेल्स, तो कन्वेक्शन सेल्स वाज द फोर्स बिहाइंड ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये कन्वेक्शन सेल होता क्या है? कन्वेक्शन सेल होता है, जैसे कि हमने साइंस में कन्वेक्शन करंट पढ़ा है कि कोई भी चीज़ वाटर में कन्वेक्शन के थ्रू हीटिंग होता है। तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो हॉटर मॉलिक्यूल्स है वाटर का वो ऊपर चला जाता है, कोल्डर वंस नीचे चला आता है, फिर वो हीट होता है, फिर वापस कोल्डर वन ऊपर जाएगा और हॉटर वंस नीचे आएंगे। तो ये कन्वेक्शन करंट एक सर्कल लूप बनाता है। तो इसी थ्योरी को दिया था आर्थर होल्म्स ने। तो इस थ्योरी को दिया था आर्थर होल्म्स ने। तो उन्होंने बताया इसके पीछे का कारण रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से हीटिंग हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी 1960s में हैरी हैस और डायज ने दिया था। इसमें इन्होंने एक्सप्लेन करा कि जो लैंडमास है वो एक दूसरे से सेपरेट क्यों हो रहे हैं, दूर क्यों जा रहे हैं। तो जो कन्वेक्शन करंट थ्योरी था उसी के बेसिस पर इन्होंने डेवलप करा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसमें क्या है कि जो लावा है, जो मैग्मा प्रेजेंट है अर्थ के अंदर, वो बाहर निकलना चाहेगा। तो जो भी वीक पोर्शन है वहां से वो बाहर निकलेगा। तो अब यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलने के बाद वो दोनों साइड डिपॉजिट होगा, अपने लेफ्ट और राइट साइड। तो दोनों साइड डिपॉजिट होगा और फिर कूल होकर के अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करेगा दोनों साइड। तो यहाँ वाला जो अर्थ क्रस्ट है ये जब निकलेगा तो उसको ढकेल करके आगे करेगा, और इस साइड जब वो बाहर निकलेगा तो फिर अपने बगल वाले को ढकेल करके वो आगे भेजेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि दोनों साइड का जो लैंडमास है वो एक दूसरे से स्प्रेड हो रहा है। और आगे चल करके जाएगा कहाँ? तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंचेस बना रहता है। तो उन ट्रेंचेस में जा करके वो डिप होगा और वहाँ जा करके वापस नीचे चला आएगा, और नीचे आने के बाद वापस मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। तो राइजिंग लिम्ब ऑफ करंट ब्रेक्स द ओशियन क्रस्ट। यहाँ ओशियन क्रस्ट को ब्रेक कर रहा है, बासाल्टिक इरप्शन हो रहा है, बाहर निकल रहा है, फिर एक्यूमुलेशन ऑफ लावा, और उससे क्या हो रहा है, एक रिज बना रहा है, एक पहाड़ टाइप का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको रिज कह रहे हैं। तो ये जो है अटलांटिक ओशन में बीचों बीच बनता है, इसलिए उसको कहते हैं मिड ओशियनिक रिज, MOR मैंने शॉर्ट में लिखा है। और ये जो लावा बाहर निकल करके एक्यूमुलेट हो रहा है उससे क्या होगा कि न्यू ओशियनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। डाइवर्जेंट लिम्ब, ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हो रहा है, दूर जा रहा है, और एक्सपेंशन होगा ओशियनिक क्रस्ट का। आगे चल करके यहाँ वाले पोर्शन में ट्रेंचेज हैं। ट्रेंचेज में क्या हो रहा है कि ये जो लावा आगे बढ़ रहा था, ये एक्यूमुलेट होकर के ठंडा होकर क्रस्ट बनाया, ये क्रस्ट आगे बढ़ करके फिर इसके अंदर सबमर्ज होगा, सबडक्ट होगा और नीचे चला जाएगा। नीचे जाने के बाद वापस हाई टेम्परेचर में वो मेल्ट होगा और वापस क्या है, मैग्मा बन जाएगा। मैग्मा बनने के बाद फिर वापस वीकर रीजन से बाहर निकलेगा, ऊपर कूल होकर के क्रस्ट बनाएगा, क्रस्ट आगे बढ़ के ट्रेंचेस में जाएगा, फिर वापस नीचे आने के बाद हीट होकर के ऊपर जाएगा। तो ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो ये साइकिल ऐसा नहीं कि 1-2 साल का है, ये इसमें समय लगता है। कितना साइक्लिक प्रोसेस है, कितने का? तो 300 मिलियन ईयर्स का, इतना टाइम लगता है एक साइकिल को कंप्लीट होने में। तो काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे क्या कि जो लैंड मासेस हैं वो एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे।
तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दिया था हैरी हैस और डाइस ने। बस नाम याद रखना है और कॉन्सेप्ट समझना है कि क्यों स्प्रेड हुए थे। अगला है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है? तो जो अर्थ है हमारा, जो उसमें हम लैंडमास देख रहे हैं, तो हर एक लैंडमास एक टेक्टोनिक प्लेट है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट होता क्या है और ये इसके बीच में इंटरेक्शंस कैसे हो रहे हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे।